नमस्कार। कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2020 से हमने ये एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष सीरीज़ आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ की थी, जिसका नाम है रीट की तैयारी टीम कलाम के साथ, जहां हम विगत जितने भी पेपर रीट में अब तक आयोजित हुए हैं उनके बिंदुवार सॉल्यूशन विश्लेषण के साथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसके पहले चरण में हमने बाल विकास के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर परिचर्चा की थी। उन सिद्धांतों से जो प्रश्न बने थे उन प्रश्नों को देखा था और उन प्रश्नों के इर्द गिर्द जितने भी संप्रत्यय, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, हमने उनको भी देखा था, उनको भी नोटिस किया था। 12 तारीख को आपने टेस्ट दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी विद्यार्थियों का आया था। जो विद्यार्थी अभी भी टेस्ट नहीं दे पाए हैं और इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, तो बाकी वीडियोस वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं सभी विषयों की। और अगर टेस्ट देना चाहें तो kalamrs.in जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं, निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। आइए आज से शुरुआत करते हैं दूसरे चरण की, दूसरे इस पूरी सीरीज की। पहली सीरीज में जैसे हमने बाल विकास को देखा था, आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होती है कि कोई भी टॉपिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। जब हम रीट की तैयारी की बात करें, जब हम किसी परीक्षा की बात करें, कई बार हमें लगता है कि कोई महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स या संप्रत्यय उस टॉपिक से बनते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आपकी परीक्षा में उससे कैसे सवाल बनते हैं और कितने आसान तरीके से आप उन सवालों को सही सही हल कर पाएं, यही चीज़ है। और आज जिस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, वो एक ऐसा ही टॉपिक है जो परीक्षार्थियों का भी और परीक्षकों का भी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, जिसका नाम है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग, यानी सीखना। किसी भी चीज़ को सीखना अधिगम कहलाता है। और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, और मनोविज्ञान में भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिगम कितना महत्वपूर्ण है, कैसे उसके सवाल आते हैं, इस सब के ऊपर आज परिचर्चा करेंगे, इसके ऊपर आज संवाद करेंगे। जैसे कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को लें तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें उसके ऊपर उसी तरीके से समझना है। और हमारी इस पूरी परिचर्चा का, इस पूरी सीरीज का उद्देश्य भी यही है कि हम किसी टॉपिक को उसी दृष्टिकोण से समझें जिस दृष्टिकोण से वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम जब जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं तो हमें जीन पियाजे नहीं बनना है। हम जब थॉर्नडाइक को पढ़ें तो हमें थॉर्नडाइक नहीं बनना है। हमें बस ये देखना है कि वो टॉपिक जो है वो हमारी परीक्षा के लिए कितना कारगर है और उससे मैं मेरी परीक्षा के लिए क्या क्या सीख सकता हूं, जिसे मैं उस दिन क्लियर करके आ जाऊं, सही करके आ जाऊं। और जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मैं अक्सर विद्यार्थियों से ये कहता हूं कि बहुत सरल ये टॉपिक है, बहुत सरल ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मन का विज्ञान है, मेरे जीवन का विज्ञान है। मैंने जो अपने इर्द गिर्द देखा है उस चीज़ की साइंस है ये। और उसको समझने के लिए मुझे कोई बहुत रॉकेट साइंस को जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड कुछ प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल तरीके से उन्हें हम समझ सकते हैं और हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए पिछले कई लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, अधिगम की शुरुआत करते हैं। अधिगम किस प्रकार से रीट में महत्वपूर्ण है, इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, एक बहुत सरल सवाल जो रीट में आया हुआ है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहां पर है। आप में से बहुत से विद्यार्थी सही उत्तर दे भी रहे हैं और उन्हें पता भी होगा, लेकिन जरूरी है जानना, समझना। उद्दीपन क्या होता है या उद्दीपक क्या होता है। अंग्रेजी में इसे स्टिमुलेशन कहते हैं। उत्तेजना उद्दीपन कहलाती है, किसी भी कार्य को करने की उत्तेजना। ये शब्द दीप से बना हुआ है। जैसे एक दीप की बाती को उकसाकर, उत्तेजित करके आप उसकी ज्योति को बढ़ाते हैं, वैसे कोई ऐसी चीज जो आप में किसी कार्य को करने के प्रति उत्तेजना पैदा करे, वो कुछ भी हो सकती है, वही आपका उद्दीपक है और उसी क्रिया को उद्दीपन कहा जाता है। बहुत सरल सी भाषा है। अब सवाल कह रहा है कि एक उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा। क्या वो अभ्यस्तता कहलाएगा, क्या वो अधिगम कहलाएगा, क्या वो अस्थायी अधिगम कहलाएगा, या फिर वो अभिप्रेरणा कहलाएगा। देखिए, परिवर्तन किस चीज में हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है व्यवहार में।
व्यवहार में किसी भी ऐसी उद्दीपन की मदद से व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। और आप जानते हैं कि सवाल का क्या उत्तर होगा? इस सवाल का उत्तर होगा अभ्यस्तता। वो अधिगम नहीं कहलाता, वो अस्थायी अधिगम नहीं कहलाता, वो अभिप्रेरणा नहीं कहलाता, वो कहलाता है अभ्यस्तता। व्यवहार के उद्दीपन से निरंतर दिए जाने वाला, माफ कीजिएगा, उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभ्यस्तता कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? आइए समझते हैं। अभ्यस्तता होती क्या है, समझिए। किसी उद्दीपन के, जो मैंने अभी अभी समझाया, स्टिमुलस, और अभ्यस्तता को जब हम अंग्रेजी में कहते हैं तो हम कहते हैं हैबिचुएशन। हैबिचुएशन किसी उद्दीपन के बार बार उद्भासन से, उद्भासन का मतलब दिए जाने से, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हो कि उसके प्रति आपके जो प्रतिवर्त हैं, प्रतिवर्त मतलब रिफ्लेक्सेस, कैसे आप उस चीज के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएं या कमजोर पड़ जाएं। वही अभ्यस्तता कहलाती है, वही हैबिचुएशन कहलाती है। एक जनरेटर का उदाहरण आप देख रहे हैं, यहां पर एक जनरेटर है, एक गाड़ी खड़ी है, कुछ 3-4 लोग हैं जो बातचीत में लगे हुए हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। अपन जब भी कोई हम लोग जब कोई शादी में जाते हैं और शादी में जनरेटर बजता है अचानक से, तो एक बार कानों को बहुत तकलीफ होती है उसको सहन करने में। या फिर आप कोई अपने, जिसको निकासी कहते हैं, डुकाव कहते हैं, और वे डीजे बाजा लाग जाए अभी कमायन है, और अपने को बहुत परेशानी होती है, बहुत झुंझलाहट होती है कि यार के बाजा लाग गो। फिर धीरे 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 आप अभ्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कब वो आवाज़ बजती जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो जनरेटर की हो चाहे डीजे की आवाज़ हो। फिर अचानक से जब डीजे बंद होता है तो एकदम कानों में घूं घूं सूं सूं ऐसे सुनाई देने लग जाता है। होता है ना ऐसा? ये अभ्यस्तता है, लेकिन ये अस्थायी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का जो परिवर्तन आपके व्यवहार में हुआ कि किसी चीज के बार बार होने से आपके शरीर ने उसके प्रति रिफ्लेक्सेस, उसके प्रति रिएक्ट करना, उसके प्रति जो प्रतिवर्त थे आपके शरीर के, वो एकदम से कमजोर पड़ गए। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो चीज हो रही है क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अस्थायी परिवर्तन है। आप मान लो आज किसी शादी में गए तो आपने वो चीज, आप अभ्यस्त हो गए उस चीज के, अब वहां से बाहर निकल आए। 15-20 दिन बाद फिर किसी कार्यक्रम में गए, वहां पर भी वैसी चीज थी। तो ऐसा नहीं है कि अब आपने पहले जो आपके अंदर जो परिवर्तन आया था तो आप सीख गए हो कि अच्छा ठीक है ऐसे जनरेटर बजता है तो मैं ऑटोमेटिकली एक बटन दबाऊंगा और अभ्यस्त हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, वो अस्थायी रहेगा। वो हर बार उसी हिसाब से ही आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और यही अस्थायी परिवर्तन जो है, ये किसी उद्दीपन के बार बार दिए जाने से वो परिवर्तन जिसके प्रति आपके प्रतिवर्त, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कमजोर पड़ जाएं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साहब हैबिचुएशन या फिर अभ्यस्तता। इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं ये जो 3-4 लोग हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये डीजे क्या, जनरेटर कितनी तेज बज रहा है। यही अभ्यस्तता है। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं इसे। और यहां से हम हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। क्या होती है लर्निंग? और कैसे इसे हम समझें? तो देखिए, एक बहुत सरल सी परिभाषा है जिससे आप लर्निंग को या अधिगम को समझ सकते हैं। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो व्यक्ति में अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं और जिनका उद्देश्य बालकों को समायोजन में मदद करना है। क्या ऐसे परिवर्तन, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सरल और बहुत आराम से हम चीजों को समझ रहे हैं। ऐसे परिवर्तन जो व्यक्ति में अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप दिखाई दें और जिनका उद्देश्य बालकों को समायोजन में मदद करना हो। पहली चीज परिवर्तन, यानी एक चीज थी और अब जो चीज है वो उससे अलग, उससे बदली हुई दिख रही है, उसमें एक चेंज आपको देखने में मिल रहा है। एक चीज।
कैसे आया ये परिवर्तन? सब अभ्यास से आ सकता है या अनुभव से आ सकता है। मैं दो उदाहरणों से समझाता हूं। मान लीजिए आपने गाड़ी चलानी सीखी, आपको पहले नहीं पता कि भाई एक्सीलरेटर कौन सा होता है, ब्रेक कौन सा होता है, क्लच कौन सा होता है, कैसे इसे दबाया जाता है, कैसे गियर चेंज करने पड़ते हैं, गियर शिफ्ट करना पड़ता है, कैसे स्टीयरिंग को घुमाते हैं। धीरे धीरे आपने उस चीज़ को सीखा। पहले दिन हो सकता है कि आप पहले गियर को गाल से क्या न्यूट्रल से पहला गियर में गालना गाड़ी रुक है और जो गालना गियर गाड़ी रुक है, ये हो सकता है। अब धीरे 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 आपने उस पर प्रैक्टिस करी, अब आप बहुत आसानी से गाड़ी चला लेते हो। अब आप दो गाड़ियों के बीच में से भी गाड़ी ले जाते हो, अब आप गली मोहल्ले में भी गाड़ी चला लेते हो। कई तो अपना कच्चा गेला का भी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाए है, जका कशा गाड़ी का गेला में ले चाल गाड़ी ना धूल दानी करता। तो कथन का अभिप्राय क्या है कि कोई चीज़, कोई परिवर्तन, आपको पहले गाड़ी नहीं आती थी चलानी, लेकिन आपके व्यवहार में एक परिवर्तन आया, आपने ड्राइविंग सीखी। ये परिवर्तन अभ्यास से आया, निरंतर अभ्यास से आया। आपने हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने लगातार तैयारी करी होगी, अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस करी होगी, ट्रेनिंग की होगी, और आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आया। वो अधिगम है। दूसरी चीज, ये परिवर्तन अनुभव से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी परिवर्तन को लाने के लिए या अधिगम के लिए आपको 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने की एक रिगरस ट्रेनिंग से ही जाना पड़े। मान लीजिए मैं तरकारी काट रहा हूं, सब्जी काट रहा हूं, चक्कू से मेरी उंगली कट गई। अब मुझे ये पता चल गया कि मैं जब भी सब्जी काटूं मुझे चक्कू को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, मैंने ये सीख लिया। या मान लीजिए मैं कभी चाय गर्म कर रहा था, मुझे पहले पता ही नहीं था कि भाई गर्म जो कोई भगोना या बर्तन होता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, और मैंने क्या किया, उस गर्म टोपियों को हाथ से ऐसे उठा लिया और वो जल गए मेरे हाथ। अब मुझे पता चल गया, मैंने सीख लिया कि इस प्रकार से इस बर्तन को, इस भगोने को, इस टोपियों को नहीं उठाया जाता, उसके लिए आपको कोई कपड़े का या किसी संडासी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये अधिगम है। ये कैसे परिवर्तन थे? जो अभ्यास से आए और अनुभव से आए, और वो आपके व्यवहार में दृष्टिगत हुए, दिखने लगे। और इनका उद्देश्य है बालक को समायोजित करना। समायोजित करना कैसे? समायोजन का मतलब यहां पर कोई बहुत बड़े टर्म से नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो एक तरह का समायोजन ही तो है। आप आज शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या है कारण इसके पीछे? आप समायोजित होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस समाज में अपने आप को समायोजित कर सकूं जहां सभी के पास एक अच्छी जॉब है, सभी सेटल्ड हैं। अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो वाकई बहुत अच्छी बात है उसके लिए, तो मैं भी उन अच्छे लोगों की कैटेगरी में आना चाहता हूं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, उनके बीच में आप समायोजित होना चाहते हैं। जब कोई बच्चा मान लो 2-2.5 साल का होता है, हम उसका विद्यालय में दाखिला करवा देते हैं, तो क्या उसके पीछे उद्देश्य होता है हमारा कि वो बच्चा, जैसे उसके हमउम्र बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी वैसे ही पढ़ाई करे उन सब बच्चों के जैसा, जो उसकी सहज जो उसका विकास है वो हो, वो उन बच्चों में समायोजित हो सके, इसलिए हम उसे पढ़ाते हैं। या आप इस समायोजन को ऐसे समझिए कि अभ्यास के और समायोजन के एक उदाहरण को इस बहुत अच्छे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस में उसका जो है उसकी जॉब लग गई, डीएसपी बन गए, आईएएस क्लियर हो गया या आरएएस क्लियर हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ही दिन उस व्यक्ति को जो है सीधा आपने थाने में ले जाके बिठा दिया, या ऐसा ही बन गए तो आपने पहले दिन उनको थाने में ले जाके बिठा दिया, बोला ये लो थाना और 8 को चार्ज है, थारो भाई जी संभालो। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो पुलिस या महकमे को समझ ही नहीं पाएगा, उसके जो तौर तरीके हैं, उसकी जो बहुत सूक्ष्म जो बिंदु हैं सिस्टम के, नहीं समझ पाएगा। अब धीरे 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 उसकी एक ट्रेनिंग होगी, धीरे धीरे उसको अभ्यास करवाया जाएगा, धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीज़ों से वो अनुभव प्राप्त करेगा, और फिर वो उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो जब अपने चार्ज को लेगा तो उसके अंदर वो सारे गुण होंगे जो एक पुलिस अधिकारी के अंदर होते हैं, और वो अपने आप को वाकई में उस जगह के, उस माहौल के हिसाब से समायोजित महसूस करेगा। तो अधिगम यही है। बहुत सरल उदाहरणों से समझिए, परिभाषाओं के चक्कर में मत फंसिए। हम कई बार परिभाषाएं समझते हैं, बहुत गहरी गहरी बड़ी बड़ी परिभाषाएं याद कर लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। और क्यों नहीं है मैं बताता हूं। रीट के पिछले 4 साल के आप पेपर उठाएं, अधिगम की परिभाषाओं से कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आया है। अब हम उसको याद करें कि वुडवर्थ ने ये कहा था, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था, इसने ये कहा था, कहाँ आवश्यकता है। और इस सीरीज़ का भी हमारा उद्देश्य ये है कि हम उन चीज़ों के ऊपर विचार करें, विमर्श करें, उन चीज़ों से अपनी लर्निंग को स्मार्ट वे में हम चीज़ों को तैयार करें अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से, उस स्मार्ट स्टडी से जो वाकई कारगर साबित हो। मेरे ख्याल से आप अधिगम की इस बहुत सरल सी परिभाषा को समझ गए होंगे।
आइए अब जानते हैं अधिगम की कुछ विशेषताओं को। अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, और इन विशेषताओं को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ये टॉपिक आपका कभी भी नहीं दिक्कत देगा आपको परीक्षा के अंदर, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। ये विशेषताएं एनसीईआरटी में दी हुई हैं और बहुत सरल तरीके से दी हुई हैं। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। अधिगम में सदैव अनुभव सम्मिलित रहता है। हमने अभी एक उदाहरण से देखा, चक्कू से उंगली कटना या एक टोपिया पकड़ लेना, इस तरह के उदाहरण से देखा कि अधिगम जो है उसमें हमेशा से एक अनुभव होगा। जब व्यक्ति को किसी चीज का अनुभव होगा तब वो उस चीज को सीखेगा तो वो चीज उसके व्यवहार में दृष्टिगत होगी। तो अधिगम में हमेशा एक अनुभव होता है, ये अधिगम की एक विशेषता है, याद रखिएगा। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये जो कही गई है। अधिगम से जो परिवर्तन नजर आएंगे वो हमेशा स्थायी होंगे, वो परमानेंट होंगे। और एनसीईआरटी ने एक शब्द दिया है, दे आर रिलेटिवली परमानेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं, रिलेटिवली परमानेंट। आप कहेंगे कि सर रिलेटिवली परमानेंट का या परमानेंट का मतलब क्या होता है? देखो, परमानेंट जो आपके अंदर स्थायी परिवर्तन जो आप में आया वो भी अधिगम है, वो तो अधिगम है ही। लेकिन अगर कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो भी अधिगम ही होगा। कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत छोटे थे, आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना सीखा, आपने लिखना सीखा, आपने क ख ग लिखना सीखा। आप बहुत छोटे थे, आपने 2 का पढ़ा सीखा, आपने 3 का पढ़ा सीखा, आपने ABCD सीखी। ये क्या है? ये स्थायी परिवर्तन है। इसका आज भी आप अभ्यास करते हैं, आपको पता नहीं होता लेकिन आप करते हैं। तो ये एक स्थायी परिवर्तन है जो बार बार आपके अंदर आया और दिमाग में एकदम फिट बैठ गया। आपने, हो सकता है आप बहुत, जब शुरुआत में आपके घर में मोबाइल फोन आया होगा, आपने अपने पिताजी के मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश की होगी या खुद के मोबाइल नंबर याद करने की कोशिश की होगी। अब बार बार उन मोबाइल नंबर्स को आपने इतनी बार दोहराया अपने मन में कि आपको वो याद हो गए। या आपके घर में जो आप जिस कमरे में आप बैठे इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, या जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, उस कमरे में कौन सा बटन पंखे का है, कौन सा बटन लाइट का है, आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस करी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो गया और वो चीज आपको याद हो गई, वो स्थायी हो गई आपके ब्रेन के अंदर। ये अधिगम है, किसी चीज को स्थायी रूप से याद कर लेना। ठीक है। अस्थायी, माफ कीजिएगा, अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब है, मान लीजिए आप बहुत छोटे थे तो आपने स्विमिंग करना सीखा। तो आज अगर आपको कोई कहे स्विमिंग करना तो आप हो सकता है एक बार हिचकिचा जाएं कि यार केब्रो आवे को नहीं, भूल बा लगा दिखा। लेकिन फिर ले बालाजी को नाम और कूद गा पानी में, और फिर लगा रहे यार आवे तो है, अपन है, हाथ पग तो मार लिया। तो ये जो चीज है, उस कार्य को करने से पहले आपको लग रहा था कि ये परिवर्तन जो है, जो मेरे अंदर आया था, जो चीज मैंने सीखी थी, मैं भूल गया, लेकिन उस वक्त वापस जैसे ही रिकॉल किया चीज आ गई। इसका मतलब ये जो परिवर्तन था ये अपेक्षाकृत स्थायी था। और ऐसे परिवर्तन जो होते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, वो भी अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। क्या अधिगम क्रमिक होगा? बिल्कुल होगा। क्या अधिगम में क्रम निहित होगा? बिल्कुल होगा। प्रश्न सीधा ऐसे भी आ सकता है, हाँ ना, इस प्रकार से। क्या अधिगम में क्रम निहित होगा? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखिए, बहुत सरल है, समझने की कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए अपने स्तर पर किसी पाठ्य पुस्तक से, या आप जब क्लास में पढ़ते थे नोट से, आपने शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा। मैं बाल विकास की बात करता हूं, जिसके हमने पिछले 5-10 दिन हमने क्लासेस पढ़ी, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। और आपने अपने दिमाग में, आपने हो सकता है मेरे लेक्चर्स के जरिए उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की, हो सकता है आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश की। आपको लगा कि हाँ, पहले मुझे कुछ चीज़ नहीं आती थी, अब मुझे आ गई। फिर 12 तारीख को आपका एक टेस्ट हुआ, यही हुआ। 12 तारीख का टेस्ट भी आपने दिया। अब आपको लगा कि हाँ, इस टेस्ट से पहले मुझे जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट नहीं आता था, लेकिन इस टेस्ट में जीन पियाजे के वो जो सिद्धांत हैं वो मुझे आने लग गए। इस टेस्ट से पहले एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के जो 8 चरण थे मुझे नहीं आते थे, अब मुझे एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 चरण आने लग गए। ये जो आपने अपने आप में एक चीज दृष्टिगत की, क्या कि पहले आपने कोई चीज पढ़ी, फिर आपने उसको एक तरह से रिवीजन किया, रिवीजन करके आपने एक टेस्ट दिया,
टेस्ट देके आपने फिर ये चेक किया कि पहले तो आपको कोई चीज़ कितनी आती थी, पहले की परफॉर्मेंस और अब की परफॉर्मेंस उस चीज़ की आपकी कितनी है, तो आपको दोनों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि पहले मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी और अब ये चीज़ें आती हैं। तो ये जो तुलनात्मक एक क्रमिक ढंग से आप चीज़ को देख रहे हो, ये अधिगम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अधिगम हमेशा क्रम से होता हुआ नजर आता है, हमेशा एक क्रमिक पैटर्न को फॉलो करता है। याद रहेगा ये पैटर्न। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और यह निष्पादन से हमेशा भिन्न होता है। निष्पादन से हमेशा भिन्न होता है। निष्पादन का मतलब होता है दोस्तों परफॉर्मेंस। आप कहेंगे कि सर ये तो आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी। अभी 5 मिनट पहले आपने टेस्ट का एग्जाम्पल दिया और आपने कहा कि टेस्ट में आपको कोई चीज़ आ गई तो इसका मतलब आपका अधिगम हो गया। फिर आप कह रहे हो कि निष्पादन से अलग है, टेस्ट भी तो एक तरह की परफॉर्मेंस ही है, तो फिर अधिगम उससे अलग कैसे है, आपने भिन्न कैसे कह दिया? तो समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको समझना होगा, जहां से आपके ये जो दिमाग में डाउट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज, अधिगम जो है वो अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से अलग क्यों है? मान लीजिए आपको क्लास में टीचर ने कोई चीज पढ़ाई, टीचर ने अपना 100% देकर आपको कोई चीज याद करवाई और टीचर को लगा कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको वो चीज याद हो गई। मान लीजिए जिन वीडियो लेक्चर से हम आपको चीजें तैयार करवा रहे हैं आपको वो चीजें याद हो गई, हमें ऐसा लगा। अब जब आपने जिस दिन टेस्ट दिया तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के बहुत अच्छे नंबर आए, कुछ विद्यार्थियों के नहीं आए। अब टीचर को क्या लगेगा? एक सामान्य पैटर्न हमारे यहाँ क्या होता है कि आपके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आपको वो चीज़ आती है, नहीं आ रहे तो नहीं आती है। मान लो गणित के अगर मैंने 10 सवाल दिए और 10 सवाल आपने कर लिए, इसका मतलब आपको गणित आती है। यही हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, यही चीज़ फॉलो होती है, हमारे शिक्षा तंत्र का यही सिद्धांत है। और अगर वो चीज़ नहीं आ रही है इसका मतलब वो चीज़ का उत्तर वो नहीं दे पा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रहा है, हल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो चीज़ उसे नहीं आती है। लेकिन यहां पर एक चक्कर है। क्या हो सकता है? उस प्रश्न का उत्तर नहीं देने के पीछे उस व्यक्ति के कोई और कारण रहे हों। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बोलते कि सर चीज याद तो थी, जब टेस्ट में देने गया था या टेस्ट में पेपर देने गई थी तो मैं भूल गई, या मैं घबरा गई, या मेरा OMR में मेरे आंसर की गलत हो गई, वो ABCD उल्टे सीधे भर दिए, या मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे कारण रहे थे कि मुझे चीज़ें आते हुए भी मैं गलत करके आ गई, मेरे उतने नंबर नहीं आए। अब उस व्यक्ति को वो चीज़ आती है, वो चीज़ उसे लर्न है, उस चीज़ को उसने सीखा है, उस कंसेप्ट को उसने याद किया है, लेकिन नंबर नहीं आए, परफॉर्म वो अच्छे से नहीं कर पाया। इसलिए अधिगम जो है वो परफॉर्मेंस से, निष्पादन से बहुत अलग होता है। मान लो एक टीचर ने आपको कहा कि आप कविता सुनाओ, ये कविता है, ये याद करके आना है। अरे घासरी रोटी ही जज्बन बिलावड़ो ले भाग्यो, आपको वो चीज़ याद करके आनी है। आपने अगले दिन याद करके सुना दी। आप में से हो सकता है कोई व्यक्ति उसे आता तो हो लेकिन वो लोगों के सामने बोलना नहीं आता, उसे बोलने में हिचकिचाता हो या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं बोल पाता हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको याद नहीं है। इसलिए अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमान हम लगा रहे हैं कि अगर उसके नंबर 10 में से 8 आ रहे हैं या उसने वो कविता याद कर ली, इसका मतलब उसको आती होगी, लेकिन वाकई में ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अधिगम जो है वो निष्पादन से अलग है। 4 आपने देखी है विशेषताएं। अधिगम में हमेशा एक अनुभव होता है, अभ्यास के परिणाम स्वरूप मिलता है। अधिगम के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम में एक मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम निहित होता है, हमने देखा। और अधिगम जो है वो एक अनुमानित प्रक्रिया है, हम मानते हैं कि ऐसा हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको 2 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको अगर आपने याद रखा, जब भी आप अधिगम को समझें, इन 2 चीजों को दिमाग में फिट बिठा लीजिए। अधिगम का पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट इन 2 बिंदुओं पर खत्म हो जाता है। क्या? पहली चीज, अधिगम उन परिवर्तनों को कहा जाएगा जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप नजर आएंगे। अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप नजर आएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, अधिगम के द्वारा जो परिवर्तन आप में दृष्टिगत होंगे, नजर आएंगे, दिखाई देंगे,
वो परिवर्तन हमेशा अपेक्षाकृत स्थायी होंगे, परमानेंट होंगे, रिलेटिवली परमानेंट होंगे वो परिवर्तन। ये दो बिंदु जो हैं, ये बिंदु सार तत्व हैं, निचोड़ हैं अधिगम का, याद रखिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब एक प्रश्न को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है क्या? बोलो। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है क्या? नहीं, हां, अनिश्चित, कभी कभी। शब्द आया है यहां पर एक परिपक्वता। इसका उत्तर आप में से कई विद्यार्थियों को आता होगा, बहुत अच्छी बात है। समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, पहले इस चीज को समझते हैं कि परिपक्वता होती क्या है और क्या वाकई परिपक्वता की वजह से अधिगम हो सकता है क्या, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं, वापस इस प्रश्न पर आकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यहां पर उठता है, क्या सभी परिवर्तन अधिगम है? कैन वी स्टेट दैट एवरी चेंज विच इज ऑब्जर्व्ड इन अ ह्यूमन कैन इट बी टर्म्ड एज लर्निंग? हां या ना? तो देखिए, हमने देखा परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। परिवर्तन शब्द की बात कर रहा हूं मैं। एक तो हमने देखा कि परिवर्तन अभ्यास से हो सकता है, अनुभव से हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो परिवर्तन स्थायी होगा या वो परिवर्तन अस्थायी होगा। यह भी मैंने अभी अभी बताया कि स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होगा और अस्थायी परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं होगा। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो आपको हो सकता है स्थायी भी हो जाए। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हाल आप समझिएगा कि स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। हमने जनरेटर वाले उदाहरण से समझने की कोशिश की थी। आप जनरेटर की आवाज़ को देखकर आप उसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर आप किसी और कार्यक्रम में गए, वैसी ही आवाज़ें आई, तो फिर आपको 5-10 मिनट 15 मिनट लगेगी उस चीज़ के साथ अपने आप को अभ्यस्त करने में। यही आपका अभ्यस्तता होती है, यही हैबिचुएशन होता है। अब आइए कुछ अस्थायी परिवर्तनों को समझने की कोशिश करते हैं। थकान, ड्रग्स, दवा, बीमारी, इनलेस, या फिर परिपक्वन मैच्योरिटी। थकान की वजह से मान लीजिए आप में कोई परिवर्तन आया, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, आपकी चाल में, ढाल में, आपके बोलचाल में, आपके सोच में परिवर्तन आया। थक रहे हो इसलिए आया हुआ है, शरीर को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, परिवर्तन चला जाएगा। क्या मैं उसको अधिगम कहूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अस्थायी प्रवृत्ति का है, आज है कल नहीं है। दवा की बात करूं, दवा का मतलब यहां पर कोई बुखार खांसी की गोली से नहीं है, उनसे भी हो सकता है। लेकिन यहां दवा का मतलब मैं ड्रग्स से बात कर रहा हूं, लिकर से बात कर रहा हूं। ढक्कन खोल दे, वो वाले जो रासायनिक द्रव्य होते हैं, हम उनका सेवन कर लेते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं आप में एक बहुत शानदार परिवर्तन आता है। आप लौकिक अवस्था से परलौकिक अवस्था में चले जाते हैं, कुछ से कुछ, हन भन भन कुछ भी चलने लग जाता है। क्या ऐसा परिवर्तन, आप बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं, क्या इस परिवर्तन को मैं अधिगम कहूंगा? नहीं। एक बार चड्डेड़ी उतरी सो क्यों खत्म, अरे बाया मैया करे हो, वही कौन सा क्या? ये परिवर्तन अधिगम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है। बीमारी की वजह से परिवर्तन आ सकता है, मनुष्य चिड़चिड़ा हो सकता है, उसका खट्टा खाने की इच्छा कर सकती है, जीभ का टेस्ट चेंज हो सकता है, बोल में परिवर्तन आ सकता है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करे, वगैरह वगैरह बहुत सारे परिवर्तन आए। तो क्या ऐसे परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अस्थायी है। बात करते हैं परिपक्वन की, मैच्योरेशन की, मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी तो आती रहती है व्यक्ति में। क्या मैच्योरिटी की वजह से जो परिवर्तन व्यक्ति में आता है उसको अधिगम कहा जाएगा? हमारा प्रश्न भी यही है, हां या ना। आइए अब इसको समझने के लिए परिपक्वन को अधिगम के साथ रिलेट करने की, उसके साथ उसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं कि क्या अधिगम और परिपक्वता में, मैच्योरिटी में कोई समानता है, और क्या परिपक्वता से अधिगम होता है, या क्या अधिगम से परिपक्वता होती है। ऐसे जितने भी सवाल हमारे मन में हैं, उन सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करते हैं मैच्योरेशन से। सबसे पहले जानते हैं परिपक्वता होती क्या है।
तो परिपक्वता एक ऐसी स्थिति है जो आपको किसी भी क्रिया को करने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए चलना, चलने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने दोनों पैरों पर खड़े हो पाएं। तो आपका शरीर इतना परिपक्व हो जाए कि वो दोनों पैरों पर खड़े हो पाए, तभी वो चल पाएगा। यही परिपक्वता है। बहुत सरल से उदाहरण से हमने समझा। आइए अब परिपक्वन यानी मैच्योरेशन बनाम अधिगम यानी लर्निंग समझने की कोशिश करते हैं कि मैच्योरिटी और आपकी लर्निंग में, परिपक्वता और अधिगम में आखिर संबंध क्या है। देखिए, कुछ बिंदुओं को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्म से होती है, और जब आपकी मैच्योरेशन की अवस्था आएगी तब तक चलती रहती है। जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। व्यक्ति चला, हर व्यक्ति चलेगा। जो सामान्य विकास की अवस्था है, उस अवस्था की जो स्टेज पर वो आएगा, 10, 12, 13, 14 महीने की तक अवस्था तक पहुंचेगा, तब वो चलना प्रारंभ कर देगा। यह परिपक्वता है, उसके विकास की वो स्थिति है कि जब वो चलना शुरू कर देगा। लेकिन अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अब उस अवस्था का बच्चा मान लो साइकिल चलाना सीखे, उस अवस्था का बच्चा आपके मेरे ग्रामीण परिवेश से हो तो टायर चलाना सीखे, उस अवस्था का बच्चा मान लो पेंसिल से कुछ लिखना सीखे, क ख ग लिखना सीखे, 2 का पहाड़ा बोलना सीखे, तो उसके लिए उसको एक निश्चित अभ्यास करने की आवश्यकता है, निश्चित चीज तक निश्चित क्रम में उसे चीजों को जानने की आवश्यकता है। तभी जाकर वो उस अधिगम को अर्जित कर पाएगा। इसलिए परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्म के हिसाब से होती है, विकास का एक हिस्सा है ये। अधिगम है एक अर्जित प्रक्रिया। यह आप ग्रहण करते हो, अपने वातावरण से ग्रहण कर सकते हो, और बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारक हैं जिनसे आप ग्रहण कर सकते हो। मेरे ख्याल से यह बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। परिपक्वन में अभ्यास का महत्व नहीं होता, जबकि अधिगम में अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। परिपक्वन आप समझ सकते हैं कि मैं एक 20-25 साल का अगर कोई एक लड़का है, जो भी उस उम्र की अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो उस व्यक्ति के पास हैं। वो उठना, बोलना, चलना, बैठना, खाना, पीना, वो सारी गतिविधियां कर रहा है जो सामान्य व्यक्ति करते हैं, और ये एक सिंपल सी चीज है, एक जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन इस 25 बरस में कोई एक बच्चा हो सकता है कार चलाना सीख रहे, कोई बच्चा बाइक चलाना सीख ले, कोई बच्चा घुड़सवारी करना सीखे, और उसके लिए वो अभ्यास कर रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है। परिपक्वन के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए उस व्यक्ति को अभ्यास करने की जरूरत है। वो अगर गाड़ी चलाना सीख रहा है तो उसको बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, तभी वो सीख पाएगा गाड़ी चलाना। तो ये इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं इस बिंदु को कि परिपक्वन में अभ्यास का महत्व नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप अभ्यास के जरिए सीखें। आप चलना सीख रहे हैं, आप बोलना सीख रहे हैं। मान लीजिए आप 1.5-2 महीने का एक बच्चा है और वो कुछ भी जो जी मैं बोल रहा है, जो भी उसके मन में आए बोल रहा है, लेकिन जब वो सार्थक शब्द बोलेगा, जब वो सार्थक शब्द बोलना सीखेगा, तो वो बार बार उसे दोहराएगा। वो जहाँ गलती करेगा उसको घर वाले टोकेंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। जब वो लिखना सीखेगा, उल्टा सीधा लिखेगा, जिसको अपन लिख लकोटिया कहते हैं, वो हर कुछ लिखेगा, तो उसको घर वाले डांटेंगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। उसके टीचर्स उसको समझाएंगे। तो यहाँ अभ्यास महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला बिंदु, परिपक्वन एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी आप देखेंगे 20-22 साल का या 10-5 साल का, 7-8 साल के एक सामान्य व्यक्तियों में जो आपको चीजें देखने को दृष्टिगत होती है वो सारी दिखेंगी। लेकिन अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। मैंने अभी घुड़सवारी वाले उदाहरण से समझाया था, आप उससे भी इसे समझ सकते हैं। हो सकता 25 साल का हर बच्चा वही कार्य करेगा जो 25 साल के सभी बच्चे करते हैं, लेकिन हो सकता है उनमें भी विशेषता है। कुछ बच्चे आपको पेंटिंग करते हुए दिखेंगे, कुछ बच्चे हो सकते हैं घुड़सवारी करना सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कार चलाना जानते हो। सभी बच्चे जरूरी नहीं है कार चलाना जानते हो, सभी बच्चे जरूरी नहीं है उस अवस्था के घुड़सवारी करना जानते हो, सभी व्यक्ति जरूरी नहीं है उस अवस्था के स्विमिंग करना जानते हो, ट्रैकिंग करना जानते हो। तो ये परिपक्वन जो है ये उस अवस्था की एक सामान्य प्रक्रिया है, चाहे आप कोई भी अवस्था ले लो, शारीरिक विकास की या मानसिक विकास की। लेकिन उसमें जो व्यक्ति सीख रहा है, जो लर्निंग उसको हो रही है, ये उसकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत पर्सनल उस प्रक्रिया है उसकी। मेरे ख्याल से आप ये तीनों बिंदु बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि परिपक्वन क्या होता है,
अधिगम क्या होता है, आइए आगे समझते हैं। परिपक्वन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस का मतलब कहां से कहां तक, जब शुरू होगा, जन्म से शुरू होगा, वहां से लेकर ये कहां तक जाएगा, जब जिस स्टेज में, जिस अवस्था में वो कंप्लीट मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, यह परिपक्वन है आपका। किंतु सीखना अभ्यास के साथ जारी रहता है, सीखना अभ्यास के साथ जारी रहता है। 15 साल की उम्र में हो सकता है आपने गाड़ी चलानी सीख ली हो, कार चलानी सीख ली हो, लेकिन आप 60-65 की उम्र तक कार चला सकते हैं। भाई परिपक्वता तो आपकी उस स्टेज पर आ गई थी, शारीरिक परिपक्वता, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई पैर जो हैं वो आपके उस जगह तक, आपके स्टीयरिंग तक पहुंच रहे हैं, स्टीयरिंग नहीं, वो क्या होते हैं आपके ब्रेक या क्लच तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, हाथ आपके स्टीयरिंग तक आ रहे हैं, जिस एज में आ रहे थे आप, वो सारी चीज़ें आ गई। लेकिन 65-70 साल की उम्र में भी आप अभ्यास कर रहे हो गाड़ी चलाने का, आप और किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हो, तो परिपक्वन सतत प्रक्रिया है, एक जगह तक जिस स्टेज तक जाएगी है। सीखना अभ्यास के साथ हमेशा जारी रहता है। ठीक इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट है, सेम ऐसा ही पॉइंट है, एक हल्का सा मामूली सा अंतर है कि परिपक्वन एक अवस्था के बाद या तो मंद हो जाती है या फिर पूरी तरह बंद हो जाती है। जब आप मैच्योरिटी आपने अटेंड कर ली, शारीरिक रूप से कह सकते हैं या मानसिक रूप से कह सकते हैं, तो उसके बाद आप में मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो परिपक्व हो गए हैं आप। लेकिन अधिगम आजीवन चलता रहता है, सीखना आजीवन चलता रहता है। एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन आजकल हम सबके पास है। 6-7 साल 8 साल का हमारे परिवार में कोई बच्चा है या बच्ची है, तो वो जानती है कि उसमें ये गेम होता है, इस तरह से फ़ोन उठता है, ऐसे फ़ोन बंद होता है, इसमें ये ऐप होते हैं, इस तरह से इसे चलाया जाता है, ऐसे इसमें फ़ोटो खींची जाती है। ये उसने वो उस उम्र के हिसाब से, हो सकता है वो इतनी परिपक्व थी कि वो ये चीज़ें सीख गई। और सेम उसी मोबाइल फ़ोन को आपके हमारे पिताजी माताजी, वो भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं उसमें कि यार बेटा मैं व्हाट्सएप किया चलावे, एक मायना ओ किया चलावे, ओ बता किया करे, ऐसे करके, और वो भी सीखते रहते हैं। तो ये क्या है, ये परिपक्वन जो है, ये एक अवस्था के बाद मंद हो गया था, लेकिन सीखना जो है वो, या अधिगम जो है वो आजीवन चलता रहा, टिल डेथ। बुजुर्ग व्यक्ति भी उस मोबाइल को चलाना, हर एक उदाहरण से समझा रहा हूं, सीख रहा है, और एक छोटी बच्ची भी उस मोबाइल को सीख रही है चलानी। तो इस तरह से आप इस उदाहरण को बहुत सरल आम जीवन से, हमारे जीवन से रिलेट करके समझ सकते हैं। परिपक्वन का संबंध मुख्यतः शारीरिक क्रिया से है, जबकि अधिगम एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बहुत सरल से तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप उतने परिपक्व हो गए हैं कि आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझने की कोशिश कीजिएगा कि सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है, जबकि परिपक्वन अधिगम पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं वापस दोहरा रहा हूं। सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है, जबकि परिपक्वन अधिगम पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए एक 2 साल 3 साल का बच्चा जिसको आप लिखना सिखा रहे हो, वो लिखना सीख रहा है, लेकिन उस लिखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी उंगलियों की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो इतनी मजबूत हों, वो इतनी परिपक्व हों कि वो उस पेंसिल को पकड़ सकें। सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए आवश्यक है कि उसके हाथ पैर की मांसपेशियां इतनी परिपक्व हों कि उस पेंसिल को पकड़ सकें। तो सीखने की क्रिया में परिपक्वन जो है वो आवश्यक है, परिपक्वन पर सीखने की क्रिया निर्भर करती है, लेकिन परिपक्वन अधिगम पर निर्भर नहीं करता। उसकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हो रही हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस अवस्था की एक विशेषता है, उस उम्र की एक विशेषता है। उस उम्र तक आते आते उसकी मांसपेशियां उस हिसाब से विकसित हो जाएंगी। एक सामान्य प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपने बहुत सरल तरीके से, हमने प्रयास किया आपको समझाने का, और ज़रूर आप इसे क्लियर कर गए होंगे। आइए अब इस प्रश्न पर आते हैं वापस।
रीट 2015 में लेवल 2 का यह सवाल था कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है क्या? हां, नहीं, अनिश्चित, कभी कभी। अब सोच के बताइए भाई, परिपक्वता से जो परिवर्तन आएंगे वो स्वाभाविक परिवर्तन है, लेकिन अधिगम के द्वारा परिवर्तन जो आएंगे वो परिवर्तन अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप आने चाहिए और अपेक्षाकृत स्थायी होने चाहिए। यह बात हमने पढ़ी थी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साहब नहीं। बहुत सरल तरीके से हम इस उत्तर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? बहुत सरल सा सवाल है, समझने की कोशिश कीजिए। यानी ऐसी विशेषता जो परिपक्वता में तो पाई जाए लेकिन अधिगम में नजर नहीं आए, यह सवाल कह रहा है। ऐसी विशेषता जो परिपक्वता में तो दिखे लेकिन अधिगम में नहीं हो। 4 इसके ऑप्शन हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, प्रेरकों पर निर्भर करती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आइए ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट से चलते हैं। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह तो अधिगम में नजर आती है। जीवन पर्यंत तो अधिगम चलता रहता है। हमने अभी मोबाइल फोन वाले उदाहरण से समझने की कोशिश की थी। परिपक्वता जीवन भर नहीं चलती। परिपक्वता एक स्थिति आती है, उसके बाद या तो मंद हो जाएगी या फिर बंद पड़ जाएगी। यानी ये ऑप्शन गलत है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। प्रेरकों पर अधिगम निर्भर करता है, परिपक्वता निर्भर नहीं करती। हमने इसे देखा था। कैसे? बहुत सरल सा उदाहरण। हमने पहले भी कई उदाहरण देखे थे। और प्रेरकों की अगर बात करें तो एक बहुत सबसे इजी उदाहरण देख सकते हैं कि आपके घर में, पड़ोस में कोई, आपके नॉन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रीट की एग्जाम क्लियर करी हो और वहाँ से आपको प्रेरणा मिली हो कि मुझे भी 2020 में जो रीट आयोजित होगी उसको क्लियर करना है। तो प्रेरकों पर अधिगम निर्भर करता है, परिपक्वता निर्भर नहीं करती। ये भी गलत है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है। बार बार हम कह रहे हैं अधिगम की तो परिभाषा ही यही है कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो बी भी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन पर आते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल, अधिगम स्वाभाविक नहीं है, अधिगम व्यक्तिगत है। परिपक्वता स्वाभाविक है, मैच्योरेशन है वो स्वाभाविक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैच्योरेशन या मैच्योरिटी या परिपक्वता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाकी सारी चीजें जो हैं ये आपके अधिगम के अंदर दृष्टिगत होती हैं, परिपक्वता में नहीं होती। इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं। रीट लेवल 2012 का यह सवाल है जो कहता है कि ऐसी क्या चीज है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग कर देगी। समझे? अगर जिन विद्यार्थियों ने 2015 में रीट का एग्जाम दिया था, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बार बार इस बात को हम क्यों बता रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। कई विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है, हमें बताइए। इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। 2012 के अंदर इन्होंने प्रश्न में ही ये बात कह दी थी कि क्या ऐसी चीज है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, और 2015 में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या परिपक्वता अधिगम है? नहीं। तो 2012 के परीक्षा के पेपर को यदि किसी विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया हो, वो बहुत आसानी से 2015 के सवाल का जवाब देके आ जाता। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं और पूरा जोर देकर, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साथियों की ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस यहां पर चल रहा है, यदि आपने इन सवालों को जी लिया, यदि आपने इन सवालों को अपने मन में पूरी तरह से बिठा लिया, यदि आपने इन सवालों के साथ इर्द गिर्द जितने भी कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं उनके साथ तारतम्य बिठाने की पूरी कोशिश करी और ठान ली, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन आप कम से कम 22 से 25 सवाल आसानी से, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बहुत आसानी से आप उन्हें हल कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने गूढ़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं। 2012 में जो चीज़ पूछी थी, प्रश्न में जो लिखी हुई थी, उस प्रश्न में लिखे हुए वक्तव्य को, उस प्रश्न में लिखे हुए स्टेटमेंट को 2015 में क्वेश्चन ही बनाकर उन्होंने पेश कर दिया। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इनका चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। 2012 लेवल 2 में आया था ये क्वेश्चन।
अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एवं निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक एक, माफ कीजिएगा, ये एक पढ़िएगा इसे, बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं और बालक को अंतर्निहित शक्तियों को बिना विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए समझते हैं, लास्ट ऑप्शन से समझते हैं, डी ऑप्शन, बालक को अंतर्निहित शक्तियों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अधिगम और परिपक्वता के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? हमने एक बहुत बढ़िया 2 स्लाइड्स में बहुत अच्छे सरल तरीके से बिंदुओं को समझने की कोशिश की थी। अब आइए उसको इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि बालक को अंतर्निहित शक्तियों को बिना विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता। इन तो टिक मत कर अजयो, अजय तो नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वाहियात लाइन लिखी हुई है ये तो, कि बालक की शक्तियां हमें पता ही नहीं है और फिर आप उसको विकसित करने के लिए लगा दो कि चाल कर वो काम कर, संभव ही नहीं है। तो ये लाइन तो बिना देखे ही काट दो, हो ही नहीं सकती। सी ऑप्शन में आओ, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अरे भाई 2 साल का एक बच्चा है ना, 2 साल का एक बच्चा, और मैं उसको बिठा दूं कि आओ बेटे मैं तुम्हें शिक्षा मनोविज्ञान समझाता हूं। 2 साल के बच्चे को तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें रीट की तैयारी करनी है बड़े होके। क्या वो बच्चा समझ पाएगा? अरे वो तैयार ही नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए, उतना परिपक्व ही नहीं है वो उस चीज़ को जानने के लिए, उसको पता ही नहीं क्या बताया जा रहा है। तो सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। सरल उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी हुई थी, वंशक्रम संभाव्य क्षमता, कि भाई एक बच्चे का जो वंशक्रम है उसकी जो क्षमता है कि उससे आगे वो विकसित नहीं होगा। ये हेरिडिटरी है, ये अनुवांशिक है, ये वंशक्रम से पाया है उसने, ये वंशानुगत है उसमें, कि यहां से आगे उसका विकास नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो कि उसके आगे भी वो विकसित हो सकता है, असंभव है। हमने वंशक्रम एवं वातावरण का जो पूरा लेक्चर था उसमें इस चीज को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की थी। अनुवांशिकता से कोई व्यक्ति कुछ चीजें ग्रहण करता है, पढ़ा था ना, अनुवांशिकता गुण है और वातावरण अवसर है, जानने की कोशिश की थी हमने। तो बी ऑप्शन जो है वो इसलिए गलत हो जाएगा कि भाई जो सीमा, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि इस सीमा के आगे वंशक्रम कह रहा है उसका अनुवांशिकता कह रही है इसके आगे उसका विकास ही नहीं हो सकता, और आप कह रहे हो कि उसके आगे भी विकसित हो सकता है बच्चा। इम्पॉसिबल। और ए ऑप्शन कह रहा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। सही बात है। विकास, याद कीजिए हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था विकास का, विकास के सिद्धांत, क्या पढ़ा था हमने? विकास किस किस पर निर्भर करता है? अनुभव एवं परिपक्वता के बदौलत होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, याद है? या अभिप्रेरणा और अनुभव द्वारा होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। विकास अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, विकास वातावरण पर निर्भर करता है। और वातावरण का मतलब ये हवा पानी नहीं जिसके अंदर हम रहते हैं। वातावरण का मतलब आप कैसे परिवार में हैं, कैसे समाज में हैं, कैसे देश में हैं, कैसे परिवेश में हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं, कौन सी उम्र है आपकी, कौन से दोस्त हैं आपके, कैसे पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं आपके, कैसे शिक्षक हैं आपके। ये सारी चीजें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपके विकास में अपनी भूमिका निभाती हैं। और ये कह रहा है कि अगर मनुष्य का विकास केवल परिपक्वता से ही होता, जैसे पशुओं का होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, कहते हैं कि वो पशु जो है उनको वो सहज जो मूल प्रवृत्ति है उसी को ही वो मानते हैं। और इसके अलावा यही स्थिति अगर मनुष्य की होती तो वो निम्नतम रह जाते। बिल्कुल सही बात है। हम जिस जगह आज हैं, हमारा जैसा इवोल्यूशन हुआ है, हम वैसे नहीं हो पाते। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो यहां हमने अधिगम के कुछ सवालों को देखा। आइए अब एकदम क्विक रिवीजन करते हैं जो चीजें हमने अभी अभी पढ़ी थी।
शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, किसी स्टिमुलस के बार बार दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। अब मैं कह सकता हूं कि भाई साहब अधिगम तो स्थायी होता है, अस्थायी तो होता ही नहीं। अधिगम क्या कहलाएगा? अभ्यस्ता कहलाएगा। अभ्यस्ता क्या होती है? हमने जनरेटर के उदाहरण से देखा था कि कोई ब्यास हवा मापा जावा जनरेटर बाजा लाग जाए ना, अपन एक बार तो लागे झुंझड़ सी आवे यार, इन्हें बंद करो, डीजे बाजा लगाना अपन लागे बंद करो, फिर धीरे 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 अपन आदत पड़ जाएगी। आदत का मतलब ये नहीं कि अब रोज कभी डीजे बजेगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर हम कहीं जाएंगे, वो चीज़ जैसे ही वो खत्म होगी, वो चीज़ हमारे दिमाग से चली जाएगी, वो अभ्यस्ता वो चली जाएगी उस चीज़ की। फिर हम जाएंगे, फिर हम कभी किसी शादी में गए, फिर वो चीज़ होगी। तो यही अभ्यस्तता है, किसी उद्दीपन के उद्भासन से व्यवहार में ऐसा परिवर्तन जिसके प्रति आपके रिफ्लेक्सेस, आपके प्रतिवर्त हैं जो कमजोर हो जाएं। अधिगम क्या है? वो परिवर्तन जो व्यक्ति में अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत हो, जो व्यक्ति को या बालक को समायोजित करने में मदद करें। अधिगम की विशेषताएं हमने देखी कि इसमें एक अनुभव होगा, पहली चीज। इसके कारण व्यवहार में जो होने वाले परिवर्तन है वो स्थायी होंगे। इसमें एक मनोवैज्ञानिक क्रम होगा, हमने देखा, आप पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि हाँ भाई मैंने जो टेस्ट दिया, मतलब पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, और फिर टेस्ट देके आप देखेंगे कि मैंने पहले जो चीजें मुझे कितनी याद थी, अब मुझे कितनी याद है, और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। अधिगम में इसी तरह की एक क्रम होता है, और अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। हम जब कोई चीज़ हमें टीचर ने याद करने को दी, हम नहीं सुना पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें याद नहीं है, हो सकता है उसके पीछे हम घबरा गए हों, कोई और कारण रहा हो कि हम उसे नहीं कर पाए। सो लर्निंग इज नॉट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बहुत अलग होती है लर्निंग से। फिर हमने एक प्रश्न देखा था, परिपक्वता से उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। परिवर्तन, सभी परिवर्तन अधिगम है क्या? बिल्कुल नहीं। थकान से, ड्रग से, बीमारी से या मैचुरेशन से जो परिवर्तन हो जाएं वो अधिगम नहीं कहलाएंगे, याद रखिएगा। थकान, ड्रग, बीमारी या फिर परिपक्वन से जो परिवर्तन हो वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। परिपक्वन एक जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वन जैसे ही उस उम्र की अवस्था है, जैसे होगी वैसे होगी, लेकिन अधिगम आप ग्रहण करते हैं, आप अर्जित करते हैं। परिपक्वन में अभ्यास का महत्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे अवस्था होगी उस शरीर की एक अवस्था है, एक सामान्य प्रक्रिया है, होगी, लेकिन अधिगम में अभ्यास का महत्व होगा। फिर चाहे लिखने की बात हो, चलने की बात, दौड़ने की बात हो, बोलने की बात हो, जो भी चीज़ है वो अधिगम में अभ्यास का महत्व होगा। परिपक्वन एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, ये उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन व्यक्तिगत प्रक्रिया में कोई व्यक्ति हो सकता है दौड़ने लग जाए, कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखे, कोई व्यक्ति बैडमिंटन सीखे, ये उसका व्यक्तिगत प्रक्रिया है, वो उसके अधिगम को, उस चीज़ को कैसे लर्न कर रहा है। परिपक्वन सतत प्रक्रिया है, जिस अवस्था तक होगी उस अवस्था तक होगी, किंतु सीखना अभ्यास के द्वारा जारी रहता है। आप हर टाइम सीखते हो, एवरी टाइम यू लर्न समथिंग, ठीक है। फिर परिपक्वन एक अवस्था के बाद मंद हो जाती है, लेकिन अधिगम आजीवन चालू रहता है। आप कहते कमाना ठोकर खाएं ठाकर बने, वो बात है। तो आप आजीवन अभ्यास करते रहते हो, आजीवन आप सीखते रहते हो। परिपक्वन का संबंध मुख्यतः शारीरिक क्रिया से है, मुख्यतः आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, उनसे चेंजेस हैं, उन पर डिपेंड करता है। जबकि अधिगम एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीखने की क्रिया परिपक्वन पर निर्भर करती है, जबकि परिपक्वन अधिगम पर निर्भर नहीं करता। हमने पेंसिल वाले उदाहरण से इसे समझने की कोशिश की थी कि पेंसिल चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी मांसपेशियाँ इतनी विकसित हो जो उस पेंसिल को पकड़ सकें। फिर इस प्रश्न को हमने देखा था, इसका उत्तर है नहीं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वन को अधिगम से अलग करती है? तो यही विशेषता है कि अधिगम जो है वो स्वाभाविक नहीं है, अधिगम अर्जित है, जबकि परिपक्वन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने आज के लेक्चर को समाप्त किया। मैं उम्मीद करता हूं ये जो हमारी सीरीज़ है ये आपको पसंद आ रही होगी। इसके बाकी के लेक्चर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे फिर अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।